अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं रामीन सईद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़ेरे बहस। नाजरीन, गज़ा में 2 साल तबाहकुन जंग और बाकायदा एक जेनोसाइड कमिट करने के बाद फाइनली अमन की एक किरण नज़र आ रही है। हमास ने ट्रंप के गज़ा पीस प्लान के 20 निकात में से ज़्यादातर मानने पर आमादगी जाहिर कर दी है। ना सिर्फ ये बल्कि इजरायली यरगमालियों की रिहाई पर भी रजामंदी दे दी गई है। साथ ही ये मुतालबा किया गया है कि इजराइल अपनी फ़ौजें गाज़ा से मुकम्मल तौर पर निकाले और इलाके का इंतज़ाम एक गैर जानिबदार फ़लस्तीनी टेक्नोक्रेट हुकूमत के सुपुर्द कर दिया जाए। दूसरी तरफ इजराइल इज़ कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक। इजराइल ने अमन मंसूबे के पहले मरहले पर अमल शुरू कर दिया है, लेकिन फ़ौज ने फ़लस्तीनियों को वापस ना आने की वार्निंग भी दे दी है। अब इसमें आयरनी ये भी है कि एक तरफ अमन की बात हो रही है तो दूसरी तरफ अभी भी धमाकों की गूंज जारी है गाज़ा में। अमेरिका के अगर हवाले से बात की जाए तो अमेरिका ने भी हमास के रद्द-ए-अमल को अ साइन ऑफ सस्टेनेबल पीस करार दिया है। ख़ुद सदर ट्रंप ने ये कहा कि इट्स टाइम टू स्टॉप दी बॉम्बिंग और इस हवाले से पाकिस्तान का स्टांस भी सामने आया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ये कहना है कि ये मौका ज़ाया नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान हमेशा फ़लस्तीनी अवाम के साथ खड़ा रहेगा। इसके अलावा दूसरे जो दीगर ममालिक हैं जिनमें कतर, तुर्किया, मिस्र, सऊदी अरब और उर्दन भी शामिल हैं, उन्होंने भी इस पेशरफ्त को सराहा है, जबकि फ्रांस और बरतानिया ने इसे टर्निंग पॉइंट फॉर पीस कहा है। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पर सवाल ये है कि क्या ये वाकई अमन की सुबह है या सिर्फ एक और डिप्लोमेटिक पॉज है? क्या हमास ने यह कदम कमज़ोरी के तहत उठाया है या फिर सियासी मैच्योरिटी के? और क्या इजराइल अपनी पॉलिसीज़ में हकीकी तब्दीली लाने को तैयार भी है? आज के प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में इसी पर बात करेंगे। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तज्ज़िया का नजमुस साकिब साहब, ज़फ़र हिलाली साहब और पीजे मीर साहब। आप सभी का बहुत शुक्रिया। नजमुस साकिब साहब, हमास की तरफ से कुछ चीज़ों पर रजामंदी आ जाना और ज़ाहिर है उन्होंने इस चीज़ को अभी भी अग्री नहीं किया है कि हमास को डिसार्म किया जाए मुकम्मल तौर पर, जो कि एक बुनियादी डिमांड है उस पीस प्लान की भी। आप इस सिचुएशन को रीड कैसे कर रहे हैं? अब होता है शबो रोज़ तमाशा मेरे आगे। देखिए, दुनिया तंग आ चुकी है कि ये जंग जो है ये 2 साल हो गए और वो जो अक्टूबर 2023 में हमास ने को 5000 मिज़ाइल जो हैं वो दागे थे इजराइल की तरफ और उसके बाद इजराइल ने जवाब दिया था और पता ही चला कि इन 2 सालों में सिर्फ हमास के पास वो 5000 ही थे, उसके बाद कोई एक मिज़ाइल भी उनको नहीं मिला। उस वक्त से लेके अब तक अगर हम देखें तो दुनिया जो है वो कभी सिक्योरिटी काउंसिल में नज़र आ रही है बात करती हुई, जनरल असम्बली में नज़र आ रही है, OIC का इजलास हो रहा है, मुख्तलिफ जो मल्टीलैटरल फोरम्स हैं, बायलैटरल जो आपकी मुलाकातें होती हैं उसमें बात होती है। दुनिया तंग आ गई है। दुनिया तंग आ गई है कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि साफ नज़र आ रहा है और कोई कुछ कर नहीं रहा। तो जंग बंदी जो है ना, बुनियादी तौर पे ये है कि इधर जंग बंदी हो और उसमें हमास भी शामिल है कि हमास भी ये चाहता है कि जंग बंदी हो, वहाँ के फ़लस्तीनी भी ये चाहते हैं कि जंग बंदी हो। अमेरिका जो है वो उसकी जो लिप सिंकिंग है और उसके साथ इजराइल के साथ वो भी अब ये कह रहा है जंग बंदी हो। अच्छा, इस जंग बंदी में जो है ना वो सारी जो ये है ना वो यानी जितने भी ये पटारी है इसमें सारे सांप हैं। अच्छा, जंग बंदी जो है उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं वो इसके इर्द गिर्द आपने कुछ गिनवा दी हैं जी। देखें, हमास का मानना या ना मानना इममटीरियल था, उसका कोई मायने इसलिए नहीं था कि इन्हीं 20 नुकात में और उसके बाद यानी आके माइक के सामने प्रेसिडेंट ट्रंप कह चुके कि हमास को ये मानना पड़ेगा और अगर उसने नहीं किया तो वील गो हेड इन एनी केस, हम इसके साथ चलेंगे, बुलडोज कर देंगे, इसको रौंदते हुए चले जाएंगे और उस बिल्कुल, और उसको जो है वो यानी हमास को भी खत्म कर देंगे साथ साथ। तो मुझे लगता है 3 दिन पहले जब ये हुआ तो हमास में 2 धड़े सामने आए जी। एक ने कहा मानना है, एक ने कहा नहीं मानना। बिल्कुल। कल रात को तकरीबन पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 12:30 के करीब ये खबर आती है कि हमास मान गया जी। अच्छा, अब वो खबर जरा थोड़ी कच्ची पक्की थी, पता लगा जी हमास मान गया, सारे के सारा ही मान गया।
तो मेरे दिमाग में ये सवाल आया जो कि यानी 92 पे हम बात कर रहे थे कि भाई ये पहले देख तो ले क्या मानना है, क्या मानना है। तो उस पे पता ये लगा है कि मशरूत तौर पे मानना है हमास। नंबर एक, पहली बात तो ये कि मान गया है, मशरूत तौर पे मानना है। और उसमें जो मेन चीज है ना जिस पे के फोकस था नेतन्याहू का और प्रेसिडेंट ट्रंप का कि गजा पे कब्जा होगा और फलस्तीनियों को बेघर करेंगे, इस पॉइंट पे खास तौर पे उन्होंने कहा जी ये हमें मंजूर नहीं है। और यरगमाली हम देते हैं, लेकिन ये कि उसके लिए ज़मीनी हालात ठीक करें। मतलब क्या ज़मीनी हालात का? कि फ़लस्तीनियों को ज़िंदा रहने दें, हमास के लोगों को ज़िंदा रहने दें, और उसके बाद ये है कि उनको खाने पीने का ये फ्लोटेला वगैरह दाएं बाएं से जो दुनिया की मदद आ रही है उसको करें, और सबसे बढ़ के बमबारी ख़त्म करें, जिसका यानी सदर ट्रंप ने कहा है कि वो मान गए हैं और अब बमबारी ख़त्म करनी चाहिए। मुझे हंसी आती है ये देख के कि दुनिया के सबसे बड़े ताकतवर मुल्क का प्रेसिडेंट जो है वो बार बार कह रहा है इजराइल को ये नहीं करना चाहिए, इजराइल को वो नहीं करना चाहिए, इजराइल बमबारी बंद करे, लेकिन फिर भी हो रही है। असल चीज़ ये है कि इसका नतीजा अभी पूरी तरह से जो आपके नाजरीन के लिए जो इसका तज्जिया कर रहे हैं सारी सूरत हाल का, हमास के मशरूत मानने का, उनको ये पता है कि मुकम्मल तौर पे किसी किस्म की कोई बात हतमी तौर पे हम इस वक्त नहीं कह सकते। हम इस वक्त तक क्या कह सकते हैं उसको सम अप करते हैं जी। नंबर एक के जंग बंदी के इम्कानात नजर आ रहे हैं। नंबर दो, इजराइल के अहदाफ जो हैं जो गजा के बारे में थे, वो जिसमें डेमोलिशन का जिक्र उनके फाइनेंस मिनिस्टर ने किया था, वो पूरा हो गया है। नंबर तीन के मगरबी किनारे पे कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई है। नंबर चार के रिवियरा जो बनाना था वो शुरू में टेंट सिटी था, बाद में रिवियरा हो गया, उसकी तरफ चीज़ें जा रही हैं, और पूरी दुनिया जो है उसकी कोई परवाह नहीं है इजराइल को और डोनाल्ड ट्रंप को। पाकिस्तान की बात करके इस वक्त की बात ख़त्म करता हूँ। पाकिस्तान ने क्या किया है जी कि ट्रंप के 20 नुकात मिनोअन हमारे नहीं हैं, ये हमारे डार साहब ने कहा जी। बिल्कुल, अमेरिका वाहिद उम्मीद है। अब यहाँ पे देखिएगा ये बायलैटरल एंगल इसमें है। अमेरिका वाहिद उम्मीद है गजा में अमन के लिए, ये भी डार साहब ने कहा है। ठीक है, मिनोअन मानने का तो पहले पता लग गया था, लेकिन ये बात जो उन्होंने की है ना कि अमेरिका ही वाहिद उम्मीद है, इसका मतलब है कि पूरी दुनिया बशमूल अरब वर्ल्ड के, पूरी दुनिया बशमूल पाकिस्तान के, उनके पास ये है ही नहीं कोई चीज़ कि वो इसमें अमन ला सकें, तो आ जाके अमेरिका बचता है और उसी से उम्मीद है। क्या उससे उम्मीद लगाई जा सकती है? मेरा नहीं ख्याल। इम्पोर्टेंट सवाल है। लेकिन नजमुल साकिब साहब, इस बारे में भी बताइए कि ये जो टेक्नोक्रेट सिस्टम के हवाले से बात की जा रही है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, कि इससे क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी? जो फ़लस्तीनी खुद मुख्तारी है उस हवाले से ये टेक्नोक्रेटिक सिस्टम कितना सपोर्टिव होगा या फिर कितना डिस्ट्रक्टिव होगा? ये इजराइल की मर्जी से लगेंगे लोग। टोनी ब्लेयर, एक दो और नाम तो हमारे सामने आ गए हैं, कुछ मुल्कों के नाम भी आ गए हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप की मर्जी शामिल होगी क्योंकि वो इस बोर्ड को हेड करेंगे। वो इस बोर्ड को हेड करेंगे, इसका क्या मतलब है कि जो कुछ करना है वो शेयर नहीं करना है, जो कुछ करना है अमेरिका ही करेगा। अब इसका हमास पे इसलिए असर नहीं पड़ेगा कि अगर हमास इस शर्त पे, ये जो हमास की शर्त है ना कि फलस्तीनी नहीं जाएंगे, इसका मतलब है वो खुद भी नहीं जाएंगे, डीमिलिटराइज होगा, हो जाए। ठीक है, लेकिन ये है कि अगर इस शर्त पे वो मान जाता है, यानी प्रेसिडेंट ट्रंप मान जाते हैं, नेतन्याहू मान जाता है, तो फिर ये यूं समझिए जिस तरह आपने यानी महमूद अब्बास का है, वो वहां पे उसके क्या कौन है जी, वो फलस्तीन के सदर हैं। अच्छा, किधर हैं कोई पता नहीं है। तो इसी तरह ये बोर्ड है, ये वही करेगा, ये इंस्ट्रक्शन लेगा वॉशिंगटन से, और वो वॉशिंगटन को इंस्ट्रक्शन किधर से आएंगी? वो तल अवीव से आएंगी, इजराइल से आएंगी। सीधा सीधा सा है, और ये होता नजर आ रहा है। क्या तो फिर ये प्लान इतना सिग्निफिकेंट लग नहीं रहा। ज़फ़र अल-आली साहब, हमास का अग्री करना, जैसे कि हम अभी बात कर रहे थे कि ट्रंप की तरफ से वाज़ेह धमकियाँ थी, ऑल हेल, यानी हमास वो सब कुछ फेस करेगा और अब देखेगा अगर उसने नहीं माना। तो आप समझते हैं कि प्रेशर में आके या कमज़ोरी के तहत ये कदम उठाया है हमास ने, एग्रीमेंट जाहिर किया है? जी हाँ, कुछ हद तक तो ये है। एक तो है हमास और दूसरा है जो बाशिंदे गजा के, उनके गाजन्स जो भी उनको रखे आप, आई कॉल देम गाजन्स। एक है हमास एंड द अदर गाजन। हमास भी मेरे ख्याल में काफ़ी हो गया उनके लिए, देव हैड इनफ।
ठीक है। और क्यों they've had enough, उनको बताया गया, उनको इजराइलियों ने वाजे कर दिया है कि हम हर गाजन को कत्ल करेंगे तुम्हारे पीछे लगे हुए, माने जितने भी जरूरत है उनको मारने के लिए, हम मारने के लिए तैयार हैं, इसलिए कि हम आप तक पहुंचना चाहते हैं। सो नंबर वन, आई थिंक ये इस पे एक उनका इम्पैक्ट हुआ है। और ये भी ना भूलें कि हमास के जो फाइटर्स हैं खुद वो सुरंगे में बैठे हुए भूखे आसान नहीं है, और वो चाहते हैं एक सीज फायर, वो चाहते हैं कि एक सीज फायर हो, उधर से वो निकले और फिर जो उनको रिक्रूटमेंट और री इक्विपमेंट और सब चीज करना होगा वो कर पाए। इस वक्त सुरंगों में बैठ के और विद द काइंड ऑफ बॉम्बिंग एंड किलिंग गोइंग ऑन, उनका कुछ ऑब्जेक्टिव जो है और वो हासिल नहीं हो रहा है। मगर देखिए, मेरा अपना ख्याल है कि ये एग्रीमेंट जो है ये हो नहीं सकता। देखिए, पहली बात तो ये है, कौन कहता है कि इजराइल कभी भी एक रेजिडुअल प्रेजेंस नहीं रखेगा? कुछ भी हो जाए वो एक रेजिडुअल प्रेजेंस रखेगा गाजा में। और ये प्रीटेक्स्ट है ये कि PLO की गवर्नमेंट आएगी और देन इट विल प्रूव इटसेल्फ ये स्ट्रांग इनफ टू प्रिवेंट हमास का रिसर्जेंस, और फिर देन वी विल लीव। भाई, दे विल नेवर प्रूव देमसेल्फ स्ट्रांग इनफ टू प्रिवेंट अ रिसर्जेंस जब तक हमास खुद नहीं कोऑपरेट करे उनके साथ। और ट्रंप जो है वही करेगा जो इजराइल चाहता है। एक और बात, एक सेगमेंट अभी आज से शुरू हो गई है जो कह रही है, हमास का एक सेगमेंट वो कह रहा है कि हम नहीं अपने हथियार नहीं हम डालेंगे जब तक विड्रॉल ऑफ इजरायली ट्रूप्स फ्रॉम गाजा इज नॉट कंप्लीट, हम अपने हथियार नहीं डालेंगे। तो भाई, अगर तुम हथियार नहीं डालोगे, वो जाएंगे नहीं, तो ये क्या होगा? माने ये एक ऑब्स्टिकल है ना, ऑलरेडी वी हैव एन ऑब्स्टिकल। कौन जाएगा? वो निकल जाएंगे, वो कभी नहीं निकलेंगे, वो निकलेंगे जाएंगे नहीं आने वापस, वो जाएंगे जब उनको एब्सोल्युटली 100% श्योर हो जाए, और शायद वो कभी ना हो और वो कभी ना निकले। दूसरी बात ये है, सीज फायर भी हो भी जाए, मगर एज आई सेड there will be talk, there is talk and constructive talk of a ceasefire, but there is also talk of war talk, वो भी continue करना है। अब वो देखना है कि कौन किस तरफ किधर आगे बढ़ता है, मगर it's a long way to go, और बड़े अब से ही obstacles नजर आ रहे हैं which seem pretty strong, माने काफी deadly obstacles नजर आ रहे हैं। ठीक है। मीर साहब, गाजन्स के हवाले से बात कर रहे थे हिलाली साहब, तो मैं गाजन्स के ओपिनियंस पढ़ रही थी इस सारी सिचुएशन के ऊपर। तो जो बातें उन्होंने की, मैं छोटे छोटे जुमलों में आपको बता दूं। अ डर्टी ट्रिक, सबसे पहले तो कि इसके ज़रिए इजरायली ऑक्यूपेशन को इंटरनेशनल कवर दिया जा रहा है असल में इस प्लान के तहत। फिर एक कहते हैं कि जी इसमें तो गाजन्स के जो हुकूक हैं उसको ओवरलुक कर दिया गया। फिर ऐसे कहा जा रहा है जी ये मैनिपुलेशन है। फिर ये कहा जा रहा है कि जी ये बिगिनिंग ऑफ अ न्यू वॉर है। तो इट लुक्स लाइक कि गाजन्स आर नॉट कम्प्लीटली ऑन बोर्ड विद दिस प्लान। तो फिर वही बात है कि सिर्फ सीज फायर की वजह से घुटने टेकने पड़ रहे हैं, और उनका ये कहना कि हमें ऑन बोर्ड नहीं लिया गया किसी भी चीज़ पर। हमास कौन है? हमास पैलेस्टीनियंस है। हमास कोई बाहर के नहीं है, वो पैलेस्टीनियंस है। वो क्यों ऐसा उन्होंने रोल इख्तियार किया है? बिकॉज दे वांट द लिबरेशन ऑफ पैलेस्टाइन। ये एक जमाने में जब वो कहता था ना, नेल्सन मंडेला, उसको आपने टेररिस्ट कहा था, तो 24 साल रॉबिन्स आइलैंड पे रख के अब वो एक स्टेट्समैन बन गया। वो बात ये है, दे आर लुकिंग फॉर द फ्रीडम ऑफ देयर कंट्री। इजराइल हैज ऑक्यूपाइड देयर लैंड। अब जब मैंने पहले भी कल के भी प्रोग्राम में कहा है कि जब अंडर द ट्रीटी बैलफोर एग्रीमेंट, उसके अंदर आप जो लोग रह रहे थे आप उनको डिस्प्लेस नहीं कर सकते, जो आप कर रहे हैं। आप धकेल के उनको गाजा पे इधर लेके आए, वेस्ट बैंक पे, उधर से भी आप उड़ा रहे हैं। 66,000 पीपल, ओवर 66,000 पीपल, ये तो अभी की है। इन दिस वॉर over 100,000 people have died. You really think कि जो इनके descendants आए, they will look for peace? No, they will not look for peace. You will see more terrorism, in the line in this line of independence. तो आपने
ऐसा एक सोल्यूशन आज निकालना है। आज जो भी आप एग्रीमेंट कर रहे हैं 20 पॉइंट्स एंड ऑल दैट, दैट इज ओनली टू, वो कहते हैं ना जो लल बिफोर द स्टॉर्म, उसको आप डिफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे दिस इज अ लॉन्ग स्टैंडिंग डिस्प्यूट जिसके ऊपर आपने काम करना है। अब बात आती है जो आपके सर्वाइवर्स हैं आज, जिनके माँ बाप, दादे, परदादे, रिश्तेदार सब मर गए हैं, यू रियली थिंक, रामीन, आप अपनी और मेरी बात करो, क्या हम कभी माफ करेंगे ऐसे लोगों को? कभी माफ नहीं करेंगे, जिन्होंने बेदर्दी से आपको मारा हुआ है। ठीक है, वेस्टर्न पावर्स जो मर्जी करते रहे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये एक ऐसा हेट्रेड है, क्योंकि इसके अंदर इमोशन है, इसके अंदर प्रैक्टिकलिटी है, इसके अंदर रियलिटी है। क्या आप सब इसको व्हाइट वॉश कर दोगे और कहोगे नहीं जी आओ हम रीबिल्ड करके रहेंगे? आपके दिल के अंदर, आपके दिमागों के अंदर जो हेट्रेड क्रिएट हो गई है इजराइल के मुतालिक, मैं कह रहा हूं कि वो खत्म नहीं होगी। ये एक ही तरीके से खत्म होगी जब आप कंप्लीट ऑटोनॉमी और इंडिपेंडेंस टू पैलेस्टाइन को देंगे, तब आपकी कुछ होप बनेगी। डिसआर्मामेंट की बात करते हैं, भाई क्यों डिसआर्म करें? आप बॉम्ब्स मारते रहे और ये डिसआर्म हो जाए? What kind of a treaty are you looking at? So I don't think ये जी आगे चलेगा। And plus the fact, पैलेस्टाइन की ओनरशिप किसी ने नहीं ली। हाँ, टेक्निकली पैलेस्टाइन एग्जिस्ट ही नहीं करता। हाँ, एम्बेसीज हो गई हैं, रिकग्निशन हो गई है, बट उसकी तो कोई बाउंड्रीज तो है ही नहीं है इजराइल के साथ। सो वेयर इज पैलेस्टाइन? नाम है पैलेस्टाइन की हम बात कर रहे हैं, बट देयर आर नो ऑफिशियल बाउंड्रीज। और इसीलिए Israel is trying to intervene and take over or whatever is left. So मैं समझता हूँ कि ये एक टेम्पररी एक फिनोमेना है। ये फिनोमेना ये रीग्रुप करेंगे बाद में, जरूरी नहीं है कि पैलेस्टाइन में करें, पूरी दुनिया में करेंगे। 74 का ओलंपिक्स आपको पता है कि क्या हुआ? ये जाएंगे और अपने जो, जब तक इनके मकासद पूरे नहीं होंगे और जब तक कि पूरी दुनिया एक सेंसिबिलिटी और सैनिटी पे काम नहीं करेगी, ये काम चलता रहेगा। आज भी 30 साल हो गए, 30 इयर्स, अभी तो खैर 40-45 हो गए। 30 इयर्स जनरल फ्रैंको ने स्पेन को टेक ओवर कर लिया था। क्यों? रिबेलियंस हो रहे थे। आज भी नॉर्थ ऑफ स्पेन जाएं आपको, पर्टिकुलरली देयर इज अ प्लेस कॉल्ड बिलबाओ नॉर्थ में, आज भी वहां बैस्क की मूवमेंट्स है। बैस्क खत्म नहीं हुआ। ये कहते हैं खत्म हो गया, खत्म नहीं हुआ, ये है। और ये अभी तक उनकी मूवमेंट, कैटलिना एंड ऑल दैट, वो इंडिपेंडेंस मांग रहे। तो ये जो इंडिपेंडेंस की जो मूवमेंट है, दिस इज एन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। हम इसको जो मर्जी टोपी ड्रामा करें, जिस तरह कश्मीरीज की इंडिपेंडेंस मूवमेंट है, इसी तरह इनकी भी इंडिपेंडेंस मूवमेंट है। हम यहाँ कहते हैं प्लेबिसाइड कर दो, यहाँ ये प्लेबिसाइड का चक्कर ही कोई नहीं है। यहाँ टोटल इन्वेजन है, कंप्लीट आप कह लो कि उसमें आपने उसको इन्वेट करके रख दिया हुआ है। सो बेसिकली हमें यहाँ डिस्कस जो करना है, हु इज हमास? हमास इज पैलेस्टाइन। आप उसको डिवाइड कर रहे हैं और जो बेचारे अनआर्म्ड लोग हैं, आप उनको कह रहे हैं नहीं जी आ जाओ हम आपको अच्छा रखेंगे। और किस तरह रखोगे? अभी जो गिलानी साहब बात कर रहे हैं, वो तो एंड में तो उनको कंट्रोल करते रहेंगे, वो दे विल बी इम्पोजिंग देयर विल ऑन देम। सो व्हाट काइंड ऑफ ट्रूथ आर वी लुकिंग एट? वी आर लुकिंग एट व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस कि हमास ने जो भी चीजें मानी हैं, क्या हमास जो बेस्ट इस वक्त कर सकता था उसने वो कर लिया है, या फिर इसके अलावा भी कोई और ऑप्शंस थे हमास के पास? ओके, गुड पॉइंट। हमास मैं समझता हूँ उसने सेंसिबिलिटी दिखाई है, क्योंकि पूरी दुनिया में हमास को एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन किया है। ठीक है, तो उन्होंने कहा है, अब ये जो नजमुल साकिब साहब ने बात की है, अगर 5000 मिसाइल थे तो वो तो बेचारे डिप्लीट हो गए ना सारे, तो अब वो क्या करेंगे? हाउ लॉन्ग विल दे फाइट? हाउ कैन दे फाइट? आपके फ्लोटिलाज उन्होंने बंद कर दिए, आप की आर्म्स अंदर नहीं आ सकते। सो वे विल दे गेट देयर एमो फ्रॉम? सो सेंसिबिलिटी है, यू ऑलवेज काम डाउन, रीग्रुप एंड देन रीस्टार्ट। तो आप 2-3 साल के बाद आप देखोगे ये फिर शुरू हो जाएगा। इट इज नॉट अ डिस्प्यूट विच यू विल एंड इन अ डे। हमारी 75 ईयर की डिस्प्यूट अभी तक हिंदुस्तान से नहीं होगी है, तो आपका क्या ख्याल है इनकी हो जाएगी? इनकी भी 48 की डिस्प्यूट है, ये नहीं होगी। सो ये टाइम लगेगा, लेकिन राइट नाउ आई थिंक एक जो दुनिया का एक रवैया आया है, रिकग्निशन आ गया है, एक वर्ल्ड पीस की तरफ हम जा रहे हैं। और ये वही है ना डोनाल्ड ट्रंप कि हम हमास से तो बात ही नहीं करेंगे, ये तो वो है। आज उन्हीं से बात कर रहे हैं कि नहीं? सो आई मीन लुक एट द डबल स्टैंडर्ड्स। ये बाकी भी मुल्क
हमास हमास हमास, आज हमास मान गया तो आपकी कहानी खत्म हो रही है। सो लेट्स वेट एंड सी, दिस इज डेवलपिंग स्टोरी फॉर द नेक्स्ट 3 या 4 साल तक ये आगे चलेगी, देख लेना। ठीक है हिलाली साहब, अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इस प्लान के एंड में और गाज़ा सीज़ फायर के इस मोड़ पर अगर हम ये देखें कि पावर डायनेमिक्स असल में हैं क्या, हु हैज़ द अपर हैंड और एंड हु इज़ द वन हु इज़ सरेंडरिंग, तो आप पावर डायनेमिक्स को किस तरह डिस्क्राइब करेंगे इस सिचुएशन में? देखिए, पावर डायनामिक्स इज वेरी ऑब्वियस। ये जो अमेरिकन और इजराइल है, दे कंट्रोल एवरीथिंग। ये ओनली रीजन जो ये सोच रहे हैं सीज फायर का, वो इसलिए सोच रहे हैं कि जैसे मैंने आपको कहा था, जिस किस्म की फैमिन और क्रूअल्टी और जेनोसाइड जो हुआ है, इट इज अनइक्वल्ड इन मॉडर्न हिस्ट्री। फैमिन, no hospitals and genocide and it's on one way, और तो कोई नहीं, सिर्फ गाज़न्स मर रहे हैं। देखिए, दूसरी बात है जो आई थिंक हमारे व्यूअर्स को होना चाहिए, सबसे बड़ी दोस्ती नेतन्याहू के फलस्तीनियों को जब वो देखता था, उसके सबसे बड़े दुश्मन दोस्त कौन थे? वो थे हमास। क्यों अब्बास को हमास always fought elections against अब्बास को तो ये they had no contempt for अब्बास। क्यों? हालांकि वो प्रेसिडेंट है पैलेस्टीन का, इसलिए they controlled everything in गाजा। और नेतन्याहू कतर से लेके पैसे देता था हमास को कि तुम लड़ते रहो अब्बास के साथ। पैलेस्टाइन शुड ऑलवेज बी इन टर्मोइल, तुम लोग कभी सेटल मत हो, जितना तुम एक के साथ लड़ेंगे उतना हम खुश होंगे, उतना तुम वीक होगो, लो पैसे लड़ो। ये इंडिया क्या कर रहा है बलूचिस्तान में, इंडिया क्या कर रहा है फ्रंटियर में? देखिए, दिस इज एन ओल्ड टैक्टिक एंड नेतन्याहू इज ऑन रिकॉर्ड आस्किंग कतर, हु ही बॉम्ब्ड, कतर से उन्होंने कहा पैसे भेजो हमास को, और कतर जो भी उनका रोल हुआ, उनका तो रोल हमने देख लिया क्या होता है। दे ट्राई टू प्ले द गुड मैन बिटवीन एवरीबॉडी, वो तालिबान के साथ, हमारे दरमियान, अमेरिका के साथ, ये वो, मगर अल्टीमेटली उनको भी बम मर गए। कहने की बात सिर्फ ये है, प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग, व्हाट पीजे हैज सेड इज वेरी ट्रू। ये चलेगा, दे विल बी तो सीज फायर हो जाएगी, मगर वॉर टॉक विल कंटिन्यू एंड देन वन डे वॉर विल हैपन। ये भूलने का ऐसा सवाल नहीं है, ये नहीं कि एक रिवीरक बन जाए। ट्रंप का इंटरेस्ट क्या है इसमें, आप बताएं? कुछ कम जॉब है उसका पूरा अमेरिका चलाना, इसके कमेटी का हेड चेयरमैन क्यों बनना चाहता है? उसके पैसे लगे हुए हैं भाई। ये तो गाजा को एक रिवियरा बनाना चाहता है, ट्रंप होटल्स बनाना चाहता है, पैसे बनने हैं उधर, वो तो पैसे का देख रहा है। लेट्स नेवर फॉरगेट ही इज अ बिजनेसमैन। ठीक है, ठीक है, डिस्कशन का सिलसिला जारी। नाज़रीन, वापस आएंगे एक वीडियो के साथ। वेलकम बैक जी। लगता है नाजरीन, भारत को अमन हज़म नहीं होता। जहां बात ज़रा सी भी पाकिस्तान की कामयाबी पर आती है, वहां दिल्ली के सियासतदानों को फ़ौरन जंग याद आ जाती है। अब इसकी ताज़ा मिसाल ये है कि भारतीय वज़ीर दिफा हैं राजनाथ सिंह साहब, वो फरमा रहे हैं कि सरक्रीक से एक रास्ता कराची भी जाता है, वहाँ हमला कर सकते हैं। यानी ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में मुँह की खाने के बाद भी जंगी जुनून कम नहीं हो रहा हिंदुस्तान का। मगर असल बात ये है नाजरीन कि जब इलेक्शंस करीब होते हैं, जैसे बिहार का इलेक्शन करीब है, तो बीजेपी का वोट बैंक ख़तरे में पड़ता है और फिर कोई ना कोई पाकिस्तान कार्ड या मुस्लिम कार्ड खेलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझ लिया जाता है और यही कार्ड हर दफ़ा खेला जाता है, इसी पर वोट लिए जाते हैं। कभी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया जाता है, कभी आबी जारहियत की जाती है, यानी दरिया बंद कर दो, मुआहदे तोड़ दो, बस सियासत बची रहे। इंडस वाटर ट्रीटी जैसे आलमी मुआहदों की भी धज्जियाँ उड़ाई गई और फिर दुनिया के सामने अमन के लेक्चर दिए जाते हैं। तो फिर सवाल ये बनता है कि भाई क्या यही है नया भारत जिसके दावे किए जाते हैं, जिसका नारा पीस है मगर हाथ में हमेशा प्रोवोकेशन का झंडा रहता है। मगर यहाँ पर एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि भारत की जंगी पॉलिसी अब सिर्फ बॉर्डर की नहीं रही है बल्कि बयानिए की जंग भी बन चुकी है और इस जंग का सबसे बड़ा शिकार खुद भारतीय अवाम है, जिन्हें हर बार नफरत का नशा पिलाकर वोट ले लिया जाता है। हिलाली साहब, क्या भारत का ये जो रिसेंट रेटरिक है
क्या ये एक सिक्योरिटी पॉलिसी है वाकई, या फिर सिर्फ एक सियासी ड्रामा है वोट के लिए? नहीं, ये बिल्कुल बड़ा अच्छा आपने इंट्रोडक्शन दिया था इस टॉपिक को, और साथ साथ मैं ये कहूंगा कि एब्सोल्युटली ये तो शुरू से है। हर इलेक्शन के पहले दिस सॉर्ट ऑफ थिंग हैपेंस। और मूडी द हिंदू, ये मत भूलें, मूडी द हिंदू फंडामेंटलिस्ट फंडो, वो फिर अपना क्रेडेंशियल्स बढ़ाता है, और इंडिया में मेजॉरिटी जो है वो मुसलमानों के खिलाफ हैं। मैं तो कहता हूं पाकिस्तान नहीं बनता, अगर हिंदू ना होता तो पाकिस्तान नहीं बनता। तो कहने की बात यह है कि देयर हेट्रेड ऑफ मुस्लिम्स, और उस हेट्रेड को दे ट्रांसलेट इनटू वोट्स। हर इलेक्शन के पहले वो हेट्रेड उनको वो उसको ट्रेड करते हैं वोट्स के लिए। अच्छा, अब देखिए, सितंबर अक्टूबर में इलेक्शंस होने जा रहे हैं बिहार के। अगर बिहार मोदी के हाथ से निकल गया तो उसकी गवर्नमेंट चले गई, और अगर फौरन नहीं गई तो वो धमाडोल हो गई है, इट विल बी डिस्टेबलाइज। तो बिहार को उसने जीतना है, ही मस्ट विन बिहार टू स्टे इन पावर। साथ साथ सोचिए उसका रेप्यूटेशन, उसके पार्टी का रेप्यूटेशन, उनका पॉलिटिकल फ्यूचर, इतना बड़ा धचका लगा है ये जो जंग हुआ था पाकिस्तान के साथ, कि ही फाइंड्स इट इनटॉलरेबल। अब वो जा नहीं सकता किधर, अब वो जाके अपने मसल्स जिधर भी बताता है उस लोगों उसको याद दिलाते हैं क्या हुआ तुम्हारे एयरफोर्स के साथ। तो ही हैज टू रिकूप हिज रेप्यूटेशन, और मगर साथ साथ ही कैनॉट अफोर्ड अनदर ब्लो। ऐसे नहीं हो सकता है कि वो रिकूप जो कर रहा है उसमें फिर एक और शिकस्त मिल जाए। तो इस वक्त एक इजरायली टीम भी आ रही है हिंदुस्तान को, और वो टीम आएगी और उनको जाके उस किस्म की मदद देगी। और मेरी बात आप मान लें, इस दफे उन्होंने जाके मेरे ख्याल में ना सिर्फ हथियार और प्लेन्स देना है, वो शायद फ्लाई भी करेंगे उनके लिए। और वो बहाना उनका ये है कि पाकिस्तानियों ने हमारे खिलाफ अपने पायलट्स भेज के एयरक्राफ्ट फ्लाई किया था और ये किया, तो दैट्स ऑल्सो वेरी लाइकली। और इस वक्त मैं आपको कह रहा हूं ये मस्जिद टारगेट्स नहीं, मस्जिद के टारगेट्स नहीं होंगे, ये एयर बेसिस टारगेट्स होंगे, ये पोर्ट्स टारगेट होंगे, स्ट्रेटेजिक टारगेट्स होंगे, न्यूक्लियर स्टोरेज प्लेसेस भी टारगेट्स होंगे। देखिए, मैं कह रहा हूं कि ये जो जंग आना वाला है, द सेकंड जंग जो इंडियन ये जो डिफेंस मिनिस्टर है उसने जाके कहा है, ये जो होगा इसमें थ्रेशोल्ड जो है, I mean the consequences of this could be anything। ये तो एक मेजर एस्केलेशन होने वाला है। और याद रखें, मूडी और शिकस्त नहीं खा सकता, और मूडी बिहार नहीं हार सकता, और अगर शिकस्त खा जाए वो गया, बिहार हार जाए फिर भी गया। तो मेरे ख्याल में हमें तैयार होना चाहिए। दिस इज अ वेरी रियल पॉसिबिलिटी, वॉर बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया वंस अगेन इन अक्टूबर नवंबर। मीर साहब, आपको भी यही लगता है कि क्योंकि अब एक बेचैनी है, एक फ्रस्ट्रेशन है भारत में, मोदी में, बीजेपी में, इलेक्शंस भी आ रहे हैं और ऑलरेडी मुंह की खा चुके हैं पाकिस्तान के हाथों, तो फेस सेविंग चाहिए। आप समझते हैं कि कोई और मिस एडवेंचर किया जा सकता है इंडिया की तरफ से, एंड व्हाट डू वी हैव टू डू फॉर दैट? आपने देखा नहीं आजाद कश्मीर में इन्होंने क्या करवाया? ये हर तरीके के साथ पाकिस्तान को डिग्रेड करने की कोशिश करते हैं। और हिलाली साहब सही कहते हैं, ये इलेक्शन जो बिहार में होंगे, दैट इज डू और डाई। और वो पूरा ये एक पलवंदा तैयार कर रहा है कि जी पाकिस्तान में ये प्रॉब्लम हो गया, पाकिस्तान, और भाई ये तुम्हारा ऑर्केस्ट्रेटेड प्रॉब्लम है। आज देख लो, हुकूमत है पाकिस्तान और जो हमारे आजाद कश्मीर के भाई हैं, सारे बैठ के अमेकेबली सब कुछ ठीक हो गया। सो बेसिकली दे विल ट्राई एवरीथिंग टू डिस्टेबलाइज अस एंड क्रिएट ऑल काइंड्स ऑफ कंफ्यूजन। अब मैं आपको बताता हूँ, ये इसलिए करते हैं, दे वांट टू कीप अस ऑन आवर टोज। हम तो वैसे ही ऑन टोज पे हैं। जब तक कश्मीर और अब पानी का जो इशू आ गया है, हम तो डबल टाइम टोज के ऊपर बैठे हुए हैं। ठीक बात। क्योंकि आपने जो रिवोकेशन की है दो इसकी 370 और 35A की, हम तो और तकड़े हो गए। लेकिन यहाँ मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान ने एक नई चाल शुरू की है। ये AI की जो प्रोपेगेंडा
शुरू कर दिया है किसी चाइनीज को बिठा के, और चाइना और पाकिस्तान के अंदर वो फ्रैक्चर्स करने की कोशिश करी है। ये भी ये कर रहा है। क्यों? अब ये चाइना के उससे मिले हैं। अब ये बेसिकली इनका काम यही है कि शरपसंद अनासर और शरपसंद अनासरों को ये करते रहे। अब कराची का ये रूट कर रहे हैं। ये क्या, ये को कहने की बात है? ये को कहने की बात है? मुझे बता दो। हम नहीं कह सकते कि जूनागढ़ का भी रूट है वहां से, हम ये कह सकते हैं। लेकिन द थिंग इज, इनका काम है कि प्रोवोकेशन करते रहना। और मैं कई इंडियन चैनल्स के साथ जाता हूं, कई दफा बड़ी संजीदगी से सेंसिबल बात होती है, कई दफा इमोशनल। द क्वेश्चन इज कि हम अगर इमोशंस में बात करते रहेंगे, हमारा भी लॉन्ग स्टैंडिंग डिस्प्यूट जो है कभी रिजॉल्व नहीं होगा। ये क्यों नहीं होगा? बिकॉज हम इमोशंस पे बात कर रहे हैं, प्रैक्टिकलिटी पे बात नहीं कर रहे। इनको 1000 दफा हम कहते हैं कि अमेरिका हो गया, चाइना हो गया, रशिया हो गया, वेस्ट हो गया, जो मर्जी हो जाए, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जो रिलेशंस हैं, हम हजारों साल इकट्ठे रहेंगे। वो हमारे नेबर्स हैं, हम तो ये कहते हैं। लेकिन तुम जो है, तुम नेबरली एक्ट नहीं करते। तुम हर जब तुम्हें मौका मिलता है, कभी हमारा कोई ट्रिप, कोई कल्चरल जाता है या दूसरा कोई ट्रिप जाता है इंडिया, आप उनके साथ क्या करते हो? आप जाके हॉल्स के अंदर उनको वापस भेज देते हो। I mean, invited by the people of India and then they throw them out. आपने कितने स्टार के साथ किया? क्रिकेट को आपने अभी देख लिया, इस पे भी होती है। लेकिन the question is कि क्या ये will they continue? Yes, the answer is they will continue. हमें बैकफुट पे नहीं होना, हमें इनके ऊपर 2 कदम आगे रहना पड़ेगा। मैं आज भी कहूंगा और मैं हजारों साल कहूंगा कि खुदा के लिए कश्मीर सेंटर्स खोल दो, खुदा के लिए खोल दो। ये आपका फर्स्ट लाइन ऑफ, आप कह लो कि इंफॉर्मेशन है टू द वेस्ट, टू एवरीबॉडी। हम क्यों नहीं करते यार? मुझे बताओ क्यों नहीं करते? हम क्यों? आपको कौन रोक रहा है? क्यों नहीं करते? आपके केसेस इतने जबरदस्त, जब हमने मैस ग्रेव्स डिस्कवर की थी श्रीनगर में, उसके आउटस्कर्ट्स के अंदर, हमने वो तस्वीरें दिखाई, हमने इनको बताया। दे वो कितने मेंबर्स? 42 मेंबर्स ऑफ द यूरोपियन यूनियन। हमने 42 मेंबर्स को बताया, 42 मुल्कों को, कि देखो ये हो रहा है। तो जब तक हम इनको नहीं बताएंगे, उनका तो प्रोपेगेंडा चलता रहेगा। उनके प्रोपेगेंडा से हमारा वाशिंगटन का सेंटर बंद हो गया, बिकॉज इन्होंने जो हरकतें की थी डॉक्टर फाइक के साथ, क्या ये क्या नहीं करते ये लोग? ये करते रहेंगे रामीन। हमें चाहिए, हमें बिल्कुल एक्टिव रहना चाहिए, प्रोएक्टिव रहो, रिएक्टिव मत रहो। तो ये जब तक करोगे, आपको कहते हैं सिंदूर 2 आएगा। जी। सिंदूर 2 क्या, हम इनको तंदूर के अंदर लगाएंगे। ये सिंदूर लगाया हुआ है इन्होंने, बड़ी बातें हो गई हैं। दे डू नॉट अंडरस्टैंड, पाकिस्तानीज बड़े रेजिलिएंट लोग हैं। अगर इधर उधर भी कुछ होता है, मैन टू मैन भी एक पाकिस्तानी इनके साथ लड़ेगा। ये समझते हैं कि ये कोई किसी दुकान में आए हुए ये लोग। इनको जब तक अब एक मुंह तोड़ जवाब दे दिया, ये आइंदा इंशाल्लाह, ये जो क्या है इनका कमांडर इन चीफ जो भी है, वो कहता है ये 2 होगा, ये मार खाएंगे। इनको गालियां पड़ रही हैं, इनको राहुल गांधी इनकी असेंबलीज के अंदर गालियां दे रहा है कि बताओ, तुम तो कह रहे हो कि सीसी इस पर अमेरिका ने कराया। वेलकम बैक जी। एशिया कप का फाइनल भारत ने जीत तो लिया नाजरीन, लेकिन ट्रॉफी लेने की हिम्मत ना हुई। और क्यों? क्योंकि वो ट्रॉफी एक पाकिस्तानी उनको इज्जत व एहतराम से देने के लिए खड़ा हुआ था, मगर भारत को करनी थी सिर्फ सियासत और उड़ानी थी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की धज्जियां। ट्रॉफी लेने से इनकार के बाद एसीसी और पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने स्टैंड लिया और ये साफ कह दिया कि अगर आपको ट्रॉफी चाहिए तो मेरे दफ्तर आएँ और ट्रॉफी ले जाएँ। यानी साफ बता दिया गया कि ट्रॉफी पर सियासत नहीं चलेगी और ना ही कोई शॉर्टकट चलेगा। मीर साहब एक प्रिंसिपल स्टांस लिया मोहसिन नकवी साहब ने, क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छा स्टांस लिया, कंप्लीटली उसको मेरा ख्याल पूरा पाकिस्तान सपोर्ट करता है। आप इसके अगर डायनामिक्स में जाते हैं जी, मोहसिन नकवी प्रेसिडेंट हैं, चेयरमैन है इसके एसीसी के, तो मुझे बताएं अगर वो नहीं प्रेजेंट करेंगे तो और कौन करेगा? नरेंद्र मोदी आके करेगा हाँ जी, या शहबाज शरीफ करेंगे? नो, ही इज द प्रेसिडेंट, ही विल डू इट और उनका राइट बनता है। और फिर अगर जो दूसरी टीम है वो अगर एसीसी को डिक्टेट कराने की कोशिश करती है तो आई थिंक उनको इससे बड़ा एक स्नब कहीं नहीं मिला।
उनको क्रिटिसाइज किसने नहीं किया? इनके अपने क्रिकेटर्स, एक्स क्रिकेटर्स, सुनील गावस्कर ले लो, रवि शास्त्री ले लो, सारों ने इसको इस चीज को अनएक्सेप्टेबल कहा है। तो ये अगर इस तरह की जो चीजें करते हैं, इनफैक्ट कुछ ऑस्ट्रेलियंस ने भी इस पे बात की है, बट द पॉइंट इज ये तो होगी क्रिकेटिंग फ्रेटर्निटी। लेकिन आप एक मिनट सोचो कि इन्होंने पूरे हिंदुस्तान का ये जो सूर्या है, मैं क्या इसको नाम लूं, सूर्या, ये इसने पूरे हिंदुस्तान का नाम काला किया है, इसने क्रिकेट का नाम काला किया है, और इसने एक ऐसी बदनामी की है। इससे पहले हमने सिर्फ एक दफा, मुझे याद है, मैं मैच भी कवर कर रहा था 96 का वर्ल्ड कप इधर कदाफी स्टेडियम में, तो उसने श्रीलंका ने हाथ नहीं मिलाया, ठीक है, मान लिया। लेकिन ये अब आप देखो कि ये जो एक इंसिडेंट हुआ है, इसके बार रेपिटेशन, और पर्टिकुलरली एट द कल्मिनेटिंग पॉइंट कि जहां आप ट्रॉफी को कहते हैं वेल डन ऑर्गेनाइजर्स, वेल डन टीम्स, एवरीबॉडी हैज डन अ गुड जॉब, और आप उस आदमी को पॉलिटिसाइज करने की कोशिश करें। ही इज नॉट हियर एज एन इंटीरियर मिनिस्टर, ही इज हियर एज प्रेसिडेंट ऑफ द एसीसी, और वो उस कैपेसिटी में आए हैं। उन्होंने कोई सियासी तो बात की नहीं ना, वो कर रहे हैं। और दूसरा कहते जी ट्रॉफी लेके भाग गया, तो क्या ट्रॉफी लेके छोड़ के जाएंगे वो? उन्होंने तो ट्रॉफी उसको एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड को दे दी है। तो क्वेश्चन इज कि किस किस्म के ये प्रोपेगेंडास करते हैं, इनका काम यही है। ये सारे तो नहीं, लेकिन मोस्टली जो उनके इन्फ्लुएंशियल्स है ना, बड़े गंदे लोग हैं। मैं इनसे बात करना भी मैं गवारा नहीं करता हूँ, और इनके कई ऐसे चैनल्स हैं रामीन, खुदा की कसम मेरा दिल ही नहीं करता इनसे बात करने का। तो व्हाट दे हैव डन इन शॉर्ट एंड स्वीट a disastrous thing for cricket and one of the worst things which cricket ever have. वो एक बंदे ने कहा, वो कपिल देव को देखो, वो जाहिल आदमी को देखो, कहता है हाँ उसकी मर्जी, और कपिल देव ये मेरे साथ खेला हुआ है हॉरेज के अंदर। मैं बताऊं, तुम्हें नहीं पता कि मैनर्स क्या होते हैं क्रिकेट के, तुम्हें नहीं पता कि बाद में तुम भी इधर लोगों से कैसे मिलते हो। बट इन लोगों को कैसे समझाएं, मुझे बताएं। ये जाहिल उठ के आगे होपलेस केस है। नजमो साकिब साहब, जो पॉपुलिस्ट लीडर्स होते हैं ना, उनके रेटरिक पर और सेंटिमेंट्स को आवाम के भड़काने पर बात होती है, लेकिन वो यूजुअली रहता है उनकी सियासी कैंपेन्स तक ही महदूद ना। बट ये तो क्रिकेट में आ रही है, और फिर इस पर इल्ज़ाम तराशियाँ करना, पाकिस्तान को गिल्ट ट्रिप्स दिए जा रहे हैं। ये गिल्ट ट्रिप नहीं है, सीधी सी बात है कि मोहसिन नकवी साहब ने कहा ट्रॉफी तो मैं ही दूंगा, और उधर से आई माफ़ी मांगे, उन्होंने कहा जी माफ़ी तो सवाल ही पैदा नहीं होता। दिल खुश हुआ। देखिए मोहसिन नकवी साहब के जो सिलेक्टर्स हैं उन पे एतराज़ मेरा अपनी जगह पे, मोहसिन नकवी साहब के जो क्रिकेट के बारे में जो उनकी क्रिकेटिंग सेंस है उस पे मेरे उनसे अलहदा से मिलूँगा। लेकिन ये बात तय है कि 3 मकामात पे उन्होंने बहसियत चेयरमैन बताया कि पाकिस्तान एक जो है ना वो खुददार और ख़ुद मुख्तार मुल्क है, और जब बात आती है ख़ुद मुख्तारी की, इज़्ज़त की, तो फिर हम पुट फुट डाउन करते हैं। पहला आया जब उधर से इंडिया से आया कि जी पाकिस्तान आके नहीं खेलेंगे, हमारी तरफ से जवाब गया कि आप नहीं आके खेलेंगे तो हम भी नहीं खेलेंगे। फिर एशिया कप में बात आई कि जी हम हैंडशेक जो है, उन्होंने कहा नहीं करते तो हम भी नहीं करेंगे। फिर वो पाइक्रॉफ्ट की बात आई, उस अंपायर की बात आई, उसमें भी उन्होंने पुट फुट डाउन किया, और आखिर में तो इंतहाई कर दी कि ट्रॉफी तो मैं ही दूंगा। और आमतौर पे ये तस्वुर था जो पहले से रहा है कि चलो जी पाकिस्तान जो है ना वो मान जाए, चलो यार ये ट्रॉफी यहीं रख जाते हैं, चुपके से सूर्या कुमार यादव आए और वो उठा के चला जाए। नहीं किया, अच्छा किया, दिल खुश हुआ। अच्छा, अब ये है कि आपको खबर ये दूं कि अगर तो मुझसे पूछेंगे तो मैं ये कहूंगा कि एक निशाने इम्तियाज तो बनता है। अच्छा, एक निशाने इम्तियाज बनता है मोहसिन नकवी का। और मेरे इस कहने से पहले आपको एक खबर दूं कि शहीद जुल्फकार अली भुट्टो एक्सीलेंस गोल्ड मेडल का ऑलरेडी ऐलान हो गया। और वो किस बात पे हुआ है कि इनको मिलेगा, किस बात पे मिलेगा? उन्होंने ये स्टैंड लिया है। दिल खुश हुआ है, हार गए हैं, फाइनल भी हार गए और 3 दफा इंडिया से हारे हैं, लेकिन सिफारती मैदान में, सियासी मैदान में आपने अपनी बर्तरी साबित की है। इसकी आपको भी मुबारक हो और पाकिस्तान में सबको मुबारक हो। आइंदा भी अगर ऐसी बात हुई तो आपने यही कहना है कि ट्रॉफी तो फिर मैं ही दूंगा और आके ले ले मुझसे।
बिल्कुल ठीक है। हिलाली साहब, मैं आपकी तरफ आती हूँ। मीर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। जी मीर साहब। जी, ये इन्होंने जो नजमुल साकिब साहब ने बात की ना, बड़ी इंपॉर्टेंट मुझे लगता है। इनके लिए एक पोस्ट तैयार हो रही है पीसीबी के अंदर। ये जो जी बात वो रही ना, तारीफें बड़ी। बिल्कुल ठीक है, वो हम देखते हैं। हिलाली साहब, इंडिया की तो मैं बेवकूफ़ी कहती हूँ कि उन्होंने सारा फोकस अपनी जीत से, अपनी प्लेयर्स की परफॉर्मेंस से, हमारी बुरी परफॉर्मेंस से हटाकर सारा फोकस वो ट्रॉफी पर, सियासत पर ले आए। तो ये तो उनकी बेवकूफ़ी है। लेकिन हमारे मोहसिन नकवी साहब ने जिस तरह का स्टैंड लिया, आपको कैसा लगा? मोहसिन नकवी ने बिल्कुल ठीक किया, मगर मोहसिन नकवी ने क्या कहा आईसीसी के बारे में? ये तो हिंदुस्तान जिस तरीके से डिसबिहेव कर रहा है, जिस तरीके से जाके नॉर्म्स ऑफ कर्टेसी को वायलेट कर रहा है और फिर डबल डाउन कर रहा है उस पे, ये क्यों हो रहा है? मगर माय गॉड, व्हाट इज दिस गोइंग टू बिकम? ये तो फिर फील्ड पे ऐसे हो जाएगा, थप्पड़ मारेंगे अंपायर को जाके कि ये तुमने गलत फैसला किया, ये लो। माय गॉड, आई एम सॉरी। हमारे को सब लोगों को इकट्ठे होना चाहिए था और इंडिया को पीनलाइज करना था, पेनल्टी इंपोज करना था, हर चीज करना था which detracts from the game। ये कोई जेंटलमैन का गेम है? ठीक कह रहे हैं लाली साहब, ठीक कह रहे हैं, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी नजर नहीं आई इस चीज की, और अगर अकाउंटेबिलिटी हमें नजर ना आए तो फिर ये रवैया बढ़ेगा। नजमुल साकिब साहब, आज के सवालात। शुक्रिया रामीन। पहले ज़रूरी सवाल ज़रा संजीदा सा है। खबर मिली है कि एक सरकारी अफसर ने अपनी बेटी की शादी पर 24 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च किया है। बिटिया की शादी पर 24 करोड़ रुपए से ज़्यादा का खर्च किया। अच्छा। लगता है उनको अपनी बिटिया से बहुत प्यार है, लगता है उनको अपनी बिटिया से बहुत प्यार है। ज़रूरी सवाल ये है कि वो सरकारी अफसरान जो हक हलाल की कमाई से अपने बच्चों की शादियां करते हैं, वो अपनी बेटियों से अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए क्या करें? वेरी इंपॉर्टेंट। आज का गैर ज़रूरी सवाल, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में बढ़ती हुई कशीदगी संजीदा रुख इख्तियार करती जा रही है। मखलूत हुकूमत लगता है हिचकोले खा रही है। गैर ज़रूरी सवाल ये है कि क्या माजी की मुखालिफत वापस आ रही है और ज़हे नसीब कहीं नए इलेक्शन कराने का प्रोग्राम तो नहीं बन रहा? वेरी इंटरेस्टिंग। ये सवालात आपके लिए छोड़ के जा रहे हैं। आप ज़रूर दीजिएगा। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।